नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोक लेखा समिति। कुछ समितियां हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो समितियां हैं, एक लोक लेखा समिति है और एक प्राक्कलन समिति है। तो आज हम बात करेंगे दोनों का। पहले लोक लेखा समिति की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्राक्कलन समिति की बात करेंगे। तो आप दोनों को ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर कहें हम आपको लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो लोक लेखा समिति है क्या, इसकी क्या जरूरत है हमारे संविधान में, इसको क्यों बनाया गया है, इसको कब बनाया गया, इसका काम क्या है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कौन अध्यक्ष बनता है, तो सारी बातों को आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए चलेंगे और याद करवाते हुए चलेंगे ताकि आपको पूरा याद हो जाए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि लोक लेखा समिति जो है यह एक ऐसी समिति है जिसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, यानी कि लोक लेखा समिति एक ऐसा समिति है जिसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, यानी 22 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट सवाल, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। याद हो गया। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा का और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा का। यानी लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा का और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा का। 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा। यानी कि लोक लेखा समिति जो होता है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 15 सदस्य लोकसभा का और 7 सदस्य राज्यसभा का होते हैं। अच्छा, राज्यसभा कह रहा है कि लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, यह भारत की सबसे पुरानी समिति है, ये भी याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के सबसे पुरानी समिति तो आप क्या बोलिएगा? अगर कोई आपसे बोले कि भारत की सबसे पुरानी समिति कौन है तो आप उसको बोलिएगा लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी समिति कैसे है? तो देखिए, भारत सरकार अंग्रेजों द्वारा एक भारत में अधिनियम लाया गया था, 1919 का अधिनियम। 1919 का जब अधिनियम भारत में आया था तो उसके तहत जितनी भी आय और व्यय का जो स्रोतों का देखरेख करने के लिए 1919 के अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना किया था और वही संस्था था लोक लेखा समिति। यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अंग्रेजों द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में एक समिति का गठन हुआ और उस समिति को 1921 में स्थापना किया गया। यानी कि लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि लोक लेखा समिति है, इसका काम क्या है। तो लोक लेखा समिति का काम है भारत सरकार द्वारा जितने भी आय आता है भारत सरकार को, जितना भारत सरकार का व्यय होता है, उन सारे आय और व्यय का जो देख रेख करने की जिम्मेवारी होती है वह लोक लेखा समिति की होती है। कहने का मतलब कि भारत सरकार द्वारा आय और व्यय का जितना भी जानकारी होता है इसे देख रेख करने के लिए लोक लेखा समिति होती है। और लोक लेखा समिति जो होती है वह कैग के रिपोर्टों को, जो कैग रिपोर्ट सौंपता है कि भारत सरकार कितना खर्चा किया नहीं किया, इस सब का जांच पड़ताल करना भी लोक लेखा समिति का काम है। अब आइए, लोक लेखा समिति का काम क्या है? लोक लेखा समिति का काम है कैग के रिपोर्ट को
जांच पड़ताल करना, जांच करना, जांच करना और भारत सरकार द्वारा किए गए खर्च का लेखा जोखा रखना। सरकार द्वारा किए गए खर्च का लेखा जोखा रखना। चलिए, कह रहा है कि लोक लेखा समिति का काम क्या क्या है कि कैग जो रिपोर्ट देता है, कैग जो रिपोर्ट देता है, इस समिति का काम क्या है? सरकार द्वारा किए गए खर्च का लेखा जोखा तैयार करना, फालतू के खर्चों को अंकुश लगाना। जो बकवास का फालतू का जो खर्चा हो गया सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी किसको है? लोक लेखा समिति के। लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं 15 और 7, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें सदस्य माना जाता है। तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा वोटिंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं करते, नहीं करते, क्योंकि इन्हें सदस्य माना जाता है। और लोक लेखा समिति में परंपरा बनाया गया 1969 के बाद। देखिए क्या है, जैसे बताइए सरकार के खर्च है और सरकार के ही आदमी को अगर दे दिया जाए देखेला कि आप देखिए कि खर्चा फालतू हो रहा है कि नहीं, तो कभी भी वो सही रिपोर्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमारा आदमी अगर कोई गलती करेगा तो हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार का आदमी अगर लोक लेखा समिति में रहे तो आप बताइए कि कभी भी उसका रिपोर्ट सरकार के खिलाफ तो नहीं देगा। तो बताइए, कभी भी सरकार के खिलाफ अगर नहीं देगा तो आप बताइए उसकी निष्पक्षता पर आरोप लगाया जा सकता है। तो इसीलिए 1969 में यह नियम बना कि कोई भी व्यक्ति वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बन सकता है जो विपक्ष का होगा। तो मीनू मसानी पहले ऐसे नेता हुए, मीनू मसानी, जिन्हें 1969 में विपक्ष के होते हुए भी इसके अध्यक्ष या चेयरमैन पद दिया गया। यानी मीनू मसानी 1969 में विपक्ष के होते हुए भी इन्हें अध्यक्ष पद दिया गया। और यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो विपक्ष के होते हुए भी अध्यक्ष पद दिया गया। अच्छा, जो इनके अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन जो होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनको एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा विपक्ष के लोग ही वोटिंग करते हैं। यानी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय जो आप राष्ट्रपति के चुनाव में देखते हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव होने के बाद यह बनते हैं। ठीक, अब इनको लोकसभा अध्यक्ष जो होती है वही इन्हें क्या करती है? इन्हें मतलब नियुक्त करती है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के चेयरमैन को नियुक्त किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, पहले विपक्षी दल के अध्यक्ष बनने वाले पहले कौन थे? मीनू मसानी, जिन्हें 1969 में विपक्ष के होते हुए भी, और यह परंपरा की शुरुआत 1969 से हो गया, ताकि कोई भी निष्पक्षता पर जांच सवाल नहीं खड़ा करे। जैसे अगर आप बताइए लोक लेखा समिति में अगर हमको अपना आदमी होगा तो हम कितना खर्चा करेंगे तो हमको नहीं बोलेगा। तो इसीलिए सरकार के विपक्ष का आदमी होता है, ताकि सरकार द्वारा किए गए खर्च को विपक्ष उस पर सवाल उठाए कि फालतू का खर्चा है, उस पर अंकुश लगा सकता है। इसीलिए 1969 से जब परंपरा शुरू हुआ, उसके बाद से यह नियम बन गया कि वही व्यक्ति बन सकता है जो विपक्ष का होगा। अच्छा, इनका चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है और इन्हें नियुक्त कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इन्हें नियुक्त कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, अब देखिए एक बात और समझिए, लोक लेखा समिति जो होता है, लोक लेखा समिति में वर्तमान में चेयरमैन है अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के, शायद आपको जानकारी होगा, हमेशा राज्यसभा सांसद है। तो लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन
अधीर रंजन चौधरी है। याद रखिएगा कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के चेयरमैन है अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के हैं। याद रखिएगा कि अधीर रंजन चौधरी हैं। और मीनू मसानी पहले व्यक्ति हुए जो विपक्ष के होते हुए भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने। और 1969 से यह परंपरा शुरू हुआ। लोक लेखा समिति का काम क्या है? कैग के रिपोर्टों को तैयार करना, उसका जांच पड़ताल करना, सरकार द्वारा किए गए खर्च पर अंकुश लगाना। इसमें लोक लेखा समिति में लोकसभा अध्यक्ष जो होती है वही नियुक्त करती है इसके अध्यक्ष को। अच्छा, लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और कब से यह परंपरा शुरुआत हुआ कि विरोधी दल के लोग बनेंगे? 1969 से। 1969 से यह परंपरा की शुरुआत हुआ कि विरोधी दल के जो नेता होंगे वही लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनेंगे। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1921 में हुआ। और लोक लेखा समिति के पहले विपक्ष दल के नेता कौन थे? मीनू मसानी थे। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्य वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सदस्य माना जाता है। इसमें इसके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति या चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करती है। तो उम्मीद करते हैं कि लोक लेखा समिति आपको पूरा याद हो गया होगा। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। अधीर रंजन चौधरी है, इनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे। तो ध्यान रखिएगा, इतने बातों को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राक्कलन समिति। आइए अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्राक्कलन समिति। उम्मीद करते हैं कि लोक लेखा समिति आपको याद हो गया होगा। देखिए, प्राक्कलन समिति जो है इसे लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन कहा जाता है। यानी कि लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। यानी कि जुड़वां बहन कहा जाता है। यानी लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। याद रखिए, पहला बात, प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो प्राक्कलन समिति का गठन जब भारत आजाद हुआ, देश में संविधान बन गया, तो सभी लोगों को एक अलग अलग कार्य दिया गया था। तो वित्त मंत्री बनाया गया था जॉन मथाई साहब को। वित्त मंत्री 1950 में जॉन मथाई थे। तो जब जॉन मथाई ने सिफारिश किया कि सरकारी खर्चों का नियंत्रण के लिए एक समिति का गठन किया जाए, तो 1950 ईस्वी में जॉन मथाई के सिफारिश पर एक नया समिति का गठन किया गया। और वही नया समिति कौन था? प्राक्कलन समिति। यानी कि प्राक्कलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में तत्कालीन, मतलब उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई साहब, जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था कि सरकारी खर्चों के नियंत्रण करने के लिए भारत में एक समिति होना चाहिए। और वही समिति का नाम पड़ा प्राक्कलन समिति। बात समझ में? अच्छा, प्राक्कलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा किया गया। प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है वह कोई भी व्यक्ति, इसमें एक बात और सुन लीजिए, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे लोकसभा का होते हैं। यानी कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितना होती है? 30। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की नियुक्ति केवल और केवल लोकसभा से होता है। यानी 30 सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य चुने जाते हैं और ये 30 के 30 कहाँ के होते हैं? लोकसभा।
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का भी चुनाव वही एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, यानी इनका भी चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इनका भी चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह शुरू होता है 1 मई से, और 1 मई से पहला दिन होता है और लास्ट दिन होता है 30 अप्रैल, यानी 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और यह चलता है 1 मई से 30 अप्रैल तक। 1 मई से 30 अप्रैल, याद रखिए। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और यह शुरू होता है 1 मई से। 1 मई का पहला दिन होता है और अंतिम दिन 30 अप्रैल को समाप्ति हो जाता है, यानी 30 अप्रैल को यह समाप्त कर दिया जाता है, याद होगा। अच्छा, प्राक्कलन समिति का उल्लेख संविधान में है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो आप याद रखिएगा, ना लोक लेखा समिति का उल्लेख है संविधान में, ना प्राक्कलन समिति का उल्लेख है, यानी यह गैर संवैधानिक समिति है। गैर संवैधानिक समिति, गैर संवैधानिक समिति। याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? यह एक गैर संवैधानिक समिति है और प्राक्कलन समिति का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। प्राक्कलन समिति में एक बात और सुनिए, 30 लोग चुने जाते हैं और अध्यक्ष कौन बनेगा भाई? तो अध्यक्ष देखिए, अध्यक्ष है कि उनका चुनाव होगा, लेकिन अगर इस 30 सदस्यों में लोकसभा उपाध्यक्ष चुना गया, क्या बताएं फिर से, अगर 30 सदस्य चुने गए और ये 30 में अगर एक लोकसभा उपाध्यक्ष है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष अगर प्राक्कलन समिति में चुना जाता है तो वही प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष भी होता है। यानी कि यदि प्राक्कलन समिति में लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाएगा, तो वह प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है। वह प्राक्कलन समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या बोले कि यदि प्राक्कलन समिति में लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाएगा तो वह प्राक्कलन समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 मई से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन इनको पहले वोटिंग होता है, नियुक्ति होता है, वोटिंग होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अगर इसमें चुना गया तो वही लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, यानी प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनेगा। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष चुना गया तो वही लोक प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनेगा। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट, याद रखिएगा। वर्तमान में गिरीश बापट साहब जो है, गिरीश बापट जो है यही लोकसभा के क्या है? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। यानी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गिरीश बापट है। इनका काम क्या है प्राक्कलन समिति का? तो प्राक्कलन समिति का काम है कि सरकार द्वारा किए गए खर्चों पर नियंत्रण करना, इसीलिए इसे लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति दोनों एक दूसरे का जुड़वां बहन है, यानी दोनों का एक ही काम है। उसको भी काम है सर नियंत्रण करना खर्च पर, इसको भी काम है नियंत्रण करना खर्च पे। तो आप याद रखें, खाली यही अंतर है कि इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और उसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें 300 सदस्य लोकसभा के होते हैं, उसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते थे लोकलेखा में। इसका गठन किसके सिफारिश पे किया गया था? तो वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश में 1950 में किया गया था। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उम्मीद करते हैं कि प्राक्कलन समिति में इतनी बात समझ में आ गया होगा। प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट। लोकसभा उपाध्यक्ष अगर चुना गया इस समिति में तो वही इसका अध्यक्ष भी होता है। और प्राक्कलन समिति का काम क्या है? सरकार द्वारा किए गए खर्चों पर नियंत्रण करना। वर्तमान में कौन है? गिरीश बापट है, याद रखिएगा। वर्तमान में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बापट है। किसके सिफारिश पे इसको शुरू किया गया था? वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पे। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1950 में। सदस्यों की संख्या 30 के 30 लोकसभा के। इनकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करती है।
तो गिरीश बापट जो है इन्हें ओम बिरला द्वारा नियुक्त किया गया था। ओम बिरला भारत के वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट बात था जिसको हम आपको बता दिए। तो आप सारे लोग इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन एक वीडियो 2 वीडियो डालें ताकि आप तक पहुंचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।